से ऐसे फैक्टर हैं जिससे हम इस लिथल प्रॉब्लम से, जो लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, उससे बच जाएं। अब अगरचे हमें डिलीरियस, अनकॉन्शियस और न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो इसमें प्रॉब्लम आती हैं, उस तरह के केसेस कम नज़र आते हैं निस्बतन। क्यों कि अनट्रीटेड केस, चाहे एक पेशेंट घर से निकलता है, वो अपनी गली के कॉर्नर पे ही किसी डॉक्टर को अचीव कर लेता है ना, वहाँ से भी उसकी ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली ज़्यादा सिस्टम तो एलोपैथी का चल रहा है, और एलोपैथिक में इस वक्त जो क्लेम है टाइफाइड का, 1 से 3 दिन, 3 से 7 दिन और 8 दिन यहाँ तक जो है ना वो चल रहा है। इतने अरसे के दौरान में ये क्लेम कर रहे हैं आजकल एलोपैथिक वाले, और पेशेंट के लिहाज से कि ये ट्रीट हो जाता है और पेशेंट क्योर हो जाता है 1 से 3 दिन या 7 दिन, 10 दिन, इतनी मेडिसिन खा के तो बंदे जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। इसलिए हमारी जो रिपर्टरी में, हमारे सब्जेक्ट में जो शक्ल नज़र आ रही है इसकी टाइफाइड की, उसके मुताबिक केसेस की कंडीशन हमें ज़रा कम नज़र आती है निस्बतन। केसेस पहली स्टेज पे से, यानी कि हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद हमारे पास आ जाते हैं। हॉस्पिटलाइज करने के जो काबिल केसेस होते हैं वो हमारे क्लिनिक्स में बड़े ही कम आ रहे हैं निस्बतन। आते हैं किस चीज़ के साथ कि संकन फेस है, वीकनेस है, मोशंस हैं, फीवर है और एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लग रही है, जो इसकी चिल्स हैं, जो फिटीग है इसकी, इन अलामतों के साथ पेशेंट हमारे क्लिनिक में एंटर होता है। और ज़ाहिर है हमारा एक्सपीरियंस इतना तो है कि हम देखते हैं कि फ़ीवर, ज़ाहिर है इसको फ़ीवर है तो फ़ीवर को हमने ट्रीट करना है, फिर करते भी हैं। फिर जब इसकी जो ओरिजिनल कंडीशन है वो हमारे सामने आती है, वो रिकरिंग पे जाता है, दोबारा उसको ट्रीटमेंट के बावजूद हो जाता है, तो फिर हम भी सोचते हैं कि जी इसको टेस्ट करवा लेते हैं। टेस्ट करवा के अगर कोई बंदा आ जाता है तो फिर हमने क्या करना है इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सप्रेस्ड एलोपैथिक मेडिसिन वाले केसेस आ जाते हैं निस्बतन, और अगर तो वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ कंडीशन पे नहीं भी हैं तो भी हमारे लिए गाइडलाइंस मौजूद हैं, और अगर अपने साथ साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं वो भी हमारे सामने मेडिसिन की हालत में मौजूद है, और हमें आसानी हो जाती है देखने के लिए। टाइफाइड को जहाँ तक आप रिपर्टरी में देखेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन में देखेंगे, तो यकीनन आपके हाथ पाँव फूल जाएंगे। इतना वसी सब्जेक्ट है कि मिसाल के तौर पे डेंगू फीवर है, आजकल बड़ा चल रहा है, हमारी आलमोस्ट कोई 17 के करीब, 15-17 के करीब मेडिसिन है जो उसको कवर कर लेती। और ये बोरगमेटिरिया मेडिका में डेंगू के नाम से आपको रिपर्टरी में मिल जाएगा, फीवर के अंडर डेंगू पे जाएंगे तो। ये साउथ अफ्रीकन ओरिजिनेटेड है, ओरिएंटेड है वहाँ से। जबकि आप टाइफाइड को देखेंगे तो टाइफाइड में आपको बहुत सारी मेडिसिन नज़र आएंगी। अब मसला क्या है? मसला ये है कि जब हम टाइफाइड को देखेंगे तो हमारे सामने नुमाया मेडिसिन आ जाती हैं, नुमाया सिम्टम आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए अच्छा नहीं भी है। अच्छा इसलिए है कि अगर तो किसी मेन रेमेडी की मेडिसिन हमारे सामने सिम्टम आ जाती, आम तौर पे आती कम है वैसे, लेकिन अगर आ जाती हैं तो हमारे लिए बड़ा अच्छा ये होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट अगर आज मज़ीद वाज़े हो जाएगा तो उसके लिए एप्लीकेशन मज़ीद अच्छी हो जाएगी। यानी मिसालन टाइफाइड को एक्यूट कॉन्टीजियस इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, और एक्यूटनेस में आपके लिए बड़ी अच्छी गाइडलाइन ये मौजूद है कि आपको क्रॉनिक कंडीशन में स्टार्ट में नहीं जाना पड़ता। अब एक्यूट में क्या है, हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं टाइफाइड के लिए। एक ऑप्शन हमारे पास होती है कि हम इसके ड्यूरेशन को एबॉर्ट कर दें, फाड़ दें, तोड़ दें, इसको कट शॉर्ट कर दें, और हमारा काटा हुआ, हमारा एबॉर्ट किया हुआ टाइफाइड निस्बतन बहुत बेहतर हुआ करता है एलोपैथी के लिहाज से। कैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक केस आ जाता है, वो डायरेक्ट ब्रायोनिया का केस आ जाता है, टाइफाइड का केस है। ब्रायोनिया की अलामतें सब आपको पता ही है, आप उसको
देते हैं, किसी पोटेंसी में भी देते हैं, उसका बुखार उतर जाता है। अब इस बुखार उतरने के साथ साथ उसकी इम्यूनिटी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसकी सारी कैफियत हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस सिस्टम के साथ हैं वो बचा लेते हैं पेशेंट की। हम उसको उस पेचीदगी में, कॉम्प्लिकेशन में जाने देते ही नहीं हैं जिसमें वो अनट्रीटेड कंडीशन में या एलोपैथिक मेडिसिन के साथ चला जाता है। ठीक है। अब एक्यूट कंटेजियस इस कंडीशन में हमारे पास इसको समझना ज़रूरी है कि हम इसको बतौर टाइफाइड कैसे अंडरस्टैंड करें और इसको पेशेंट को कैसे एजुकेट करें, ख़ुद कैसे इसकी जो सीवियरिटी है उसको कैसे समझें। सबसे पहली बात इसमें ये होती है कि आप और मुझे ये समझना चाहिए कि ये माफ़ी देने वाला बुखार नहीं है। किसी वक्त में लोग ये बददुआ किया करते थे, मुझे याद है, कहते तेनू मोर की ताप चढ़े, तप्पे मुहर्रका जिसको बोलते हैं टाइफाइड। अब वो लोग बददुआ की हैसियत में इसको देखते थे उस वक़्त में कि जिसकी ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ करती थी। उस वक़्त सोर्स हमारे यही था। सबसे मेन सोर्स पूरी दुनिया में जो तस्लीम किया गया वो ये है कि इसके पेशेंट का जो स्टूल है वो जब मिक्स होता है फ्रेश वाटर के साथ तो उसकी कंटेमिनेशन के साथ या हाथों को लगने के साथ या फूड पे लगने के साथ इंजेस्ट कर लेता है, फिर उसके बाद जरासीम इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो तकरीबन 7 दिन तक अपना काम करते रहते हैं। उसके बाद फिर वो अपना आप दिखाते हैं। तो इसकी बेसिक अलामतों में सबसे पहले पेशेंट की तबीयत का गिर जाना, फिटीक का आ जाना, भूख का कम हो जाना, नौजिया हो जाना, मस्कुलर दर्दें शुरू हो जानी, जॉइंट्स की पेन शुरू हो जानी, बेहिम्मती हो जाना, ये इसकी बेसिक अलामतों में एक चीज़ आ जाती है। फिर इसके अगले दर्जों में जाके चिल्स आ जाती हैं, फिर स्वेट्स आ जाते हैं। अब हम इसको सबसे पहले ख़ुद ये समझना है कि अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये बंदा 1 महीने में खुद ब खुद सही भी हो जाएगा और मर भी सकता है। ठीक है। अब जब वो सही हो जाता है तो टाइफाइड तो उसकी जान फिर भी नहीं छोड़ता। इसलिए नहीं छोड़ता कि ये लंबा चलता है और उसके साथ इतनी पेचीदगियाँ पैदा कर देता है कि वो बंदा एक दफ़ा टाइफाइड से जब गुजर जाता है तो सारी ज़िंदगी उसके असरात से बाज़ औक़ात नहीं निकल पाता अगर हम उसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। दूसरा काम ये होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने पेशेंट की हेल्प टाइफाइड को जानते हुए कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो बेसिकली हमें सबसे पहले फ़ीवर को अंडरस्टैंड करना है, फिर हम इसकी वो आएंगे ट्रीटमेंट और मेडिसिन के ऊपर। फ़ीवर एक ऐसी चीज़ है जो कि हाई या रेज्ड बॉडी टेम्परेचर को कहा जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर से जब बॉडी का टेम्परेचर ऊपर आ जाता है तो ये पहला एक नाम है जो दिया गया है फ़ीवर का। इसको फ़ीवर किस लिए है कि ये कुदरती फ़िनोमेना ऐसा है कि जिस तरह हर एक चीज़ का सॉल्यूशन किसी ना किसी उसका कोई ना कोई हल होता है, इंसानी जिस्म में अल्लाह ताला ने ये रखा है कि बॉडी टेम्परेचर जब रेज़ होता है तो ये कुदरती तौर पे इसकी जो हीट होती है वो टॉक्सिन्स को किल करने में मुआविन होती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम को तो बॉडी हमारी समझती कुछ नहीं है ना, वो तो इसको अपने टेम्परेचर को जब रेज़ करेगी तो उसको ले जाएगी। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि जब वो एक ख़ास कंडीशन में दाखिल हो जाए जिसको हम फ़ीवर कहते हैं उसमें दाखिल हो जाए तो फिर हमें वो कंसिडर करना पड़ता है कि लो जी अब बंदे ने बुखार चढ़ गए। ठीक है। मेडिकल लाइन में किसी भी एक अलामत का कम से कम 3 दिन तक प्रेजिस्ट करना सिम्टम कहलाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके घबरा जाते हैं, बहुत मरतबा आपने ऐसा देखा होगा, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी है, हम उसको पहले किसी और नज़र से देखते हैं, फिर 2-4 घंटे के बाद जब पता चलता है कि जी इसने तो फलां चीज़ खाई थी उसके बाद ये काम बन गया, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि भाई ये इस वजह से ये काम बन गया। तो 3 दिन तक अगर क्रॉनिक या किसी भी एक्यूटनेस को निकाल के 3 दिन तक अगर कोई अलामत प्रेजिस्ट रहती है तो वो अलामत है, और अगर नहीं है तो ख़ुद ब खुद सबसाइड हो जाएगी वो। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि किस टेम्परेचर को हमने फ़ीवर कहना है। टाइफाइड तो उसके बाद आएगा ना, पहले तो फ़ीवर आएगा ना। और जब फ़ीवर कंसिडर होगा तो फिर हम ये देखेंगे कि फ़ीवर की ये कंडीशन जो फ़ीवर्स की डेफिनेशन में आती हैं, क्या वो फ़ीवर की डेफिनेशन में है, कैसे।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं टाइफाइड के हवाले से जिसमें ये कहा जाता है कि टाइफाइड में अगर ये टेम्परेचर का लेवल नहीं है तो टाइफाइड नहीं है। यानी कैसे, हम एक बुखार देखते हैं, सुबह उसका टेम्परेचर कुछ है, शाम को उसका टेम्परेचर कुछ है, सुबह कम हो गया है, शाम को बढ़ गया है, सुबह बेस लाइन पर चला गया है, शाम को प्रेज है, रात को बेस लाइन पर चला गया, सुबह है। ठीक है, ये मैं बहुत ज़्यादा लंबे काम में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है। टाइफाइड की स्पेसिफिक कंडीशन में ये है कि अगर सुबह ये फॉर एग्ज़ाम्पल 101 पे है ना, तो शाम को ये 102 पे होगा। ये नहीं हो सकता कि ये अपने सुबह 101 से शाम को भी 101 पे जाए। ये इसके दिनों की कंडीशन का कन्फर्मेशन है इसकी, कि आपने ये देखना है कि ये सुबह 102 था, रात को 103 है, सुबह 103 है, रात को 104 है। ये फेटल कंडीशन में जाता है, कंटिन्यूसली हाई रहता है और 1 डिग्री से दूसरी डिग्री ऊपर ही जाएगा, बेस लाइन पर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ये टाइफाइड आपको कंफर्म हो जाएगा कि जब आप थर्मोमीटर से इसको चेक करेंगे, इसकी हीट को कंटिन्यूसली अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में आपका पेशेंट रहता है, तो ये एक पहला पॉइंट तो आप ये ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है कि इसको कंफर्म करने के लिए जब उसकी एक्जिला में आप थर्मोमीटर रखते हैं टाइट करके, तो मेडिकल लाइन जो है या जो थर्मोमीट्री जो इसका फिनोमेना है वो ये कहता है कि 5 से 10 मिनट एटलीस्ट, इससे कम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप इसको हिला देते हैं या इसको कम कर देते हैं तो आप टेम्परेचर की इसी रीडिंग से आउट हो जाते हैं। इसको सब्र के साथ, आजकल तो हमारे प्रैक्टिस में टाइम ही नहीं है ना, जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं उन्होंने तो अपने जो असिस्टेंट है उनको बाहर ये दे दिया हुआ सिस्टम कि वो करके तो फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, और जो बिज़ी प्रैक्टिशनर हैं उन शायद 1 मिनट या 1.5 मिनट मैक्सिमम इतना ही रखते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर की इस अहमियत को हमने समझना है टाइफाइड के हवाले से, तो वो ये है कि सबसे पहला काम कि सुबह के टाइम पे जो इसकी डिग्री होगी, चाहे वो 101 है, शाम को 102 होगी। सुबह 102 है तो शाम को 103 हो। अगर ये फिनोमेना नहीं है तो तकरीबन आप इसको टाइफाइड से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये इसकी इतनी कन्फर्मेशन। ठीक, पहला काम ये हो गया। अब फीवर्स में जब हमें एक टास्क दे दिया जाए कि लो जी लैब का टेस्ट हमने कंफर्म नहीं करना, हमने खुद आदत डाली है अपने आप को और अपने पेशेंट्स को इस हवाले से कि लो जी हम तो सिम्टोमेटिक पर्सनैलिटीज़ हैं और अब खुद ही फंस गए उसमें। जब इस तरह का टेक्निकल सब्जेक्ट हमारे सामने आता है तो फिर हमारे सामने चैलेंज भी आ जाता है। जब चैलेंज आता है तो फंस जाते हैं। किस वजह से? डिज़ीज़ की रिक्वायरमेंट, मिसाल के तौर पे मुझे बीच में कोई ना कोई बात याद आ जाती, हमारा अपना बच्चा हो, हमारा अपना अजीज़ हो, कोई हो, वो वर्स कंडीशन में चला जाए तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। हम उस पर अपनी मेडिसिन को ट्राई करने का रिस्क नहीं ले सकते, हम उस पर किसी हल्के फुल्के डॉक्टर का रिस्क नहीं लेते, हम उसको डायरेक्ट ऐसी अथॉरिटी के पास रेफ़र करते हैं कि जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाए। देखिए ना, मिसाल देता हूँ कि टाइफाइड का एक केस आ जाता है, वो डिलीरियस कंडीशन में है, हज़ेआन है, अनकॉन्शियस हो गया है, वीकनेस की वजह से बेड स्लाइडिंग पे चला गया है, उसके नाक से, उसके कानों से, उसके यूरिन से ब्लड आना शुरू हो गया। तो आप क्या करेंगे? अपनी इल्मियत को चैलेंज करेंगे कि या उसको बचाएंगे? बात यह है कि वो तो चैलेंजिंग कंडीशन होगी ना। तो चैलेंजिंग कंडीशन पे जाने से पहले हमें इस चीज़ को जज करने की हमें सलाहियत होनी चाहिए कि भाई हम इसको सिम्टोमेटिकली कहाँ पे लेते हैं और इसको लैब टेस्ट के साथ कहाँ पे रखते हैं। अब लैब टेस्ट स्टिल आप देखें तो आपको 2 टेस्ट मिलते हैं, टाइफोडॉट है और विडाल टेस्ट है। और इसके बाद जो ये टेस्ट जो हैं ये दोनों आफ्टर 7 डेज़ कंसिडर किए जा रहे थे। अब जो टेस्ट आ रहे हैं वो 1 से 3 दिन के दरमियान में IgG और IgM में इम्यूनोग्लोबिन के जो टेस्ट होते हैं, और ये कंफर्म होते थे। अब गवर्नमेंट ने, या मुझे वो डॉक्टर यासीन साहब भी बता रहे थे कि अब इन्होंने CRP पे ले गए इसको। अब CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट जो होता है, जो कि कोरोना में और मतलब शदीद किस्म की जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं
लंग्स की हो गई या कोई भी हो गई, ये CRP कंसिडर आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और तकरीबन आपके जितने एलोपैथिक डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं या दूसरे हैं, वो पहले CRP नहीं करवाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने सब ने ये हाथ सीधा कर लिया इस पर। और CRP की रीडिंग जो है ये गालबन 6 पॉइंट के करीब नॉर्मल 5 से 6 है, और जितनी ऊपर जाती है, यानी ESR के साथ साथ इसको जो है ना वो ज़्यादा CRP को ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है। ESR भी हमें धोखा दे देता है बाज़ का, ESR का पता नहीं चलता क्यों है कैसे है। तो अब ये दोनों हमारे लिए क्राइटेरिया की कंडीशन में चले जाते हैं कि इन्फेक्शन का लेवल कितना है। और बैक्टीरियाज पैदा ही इन्फेक्शन करते हैं, आपको पता है सारा। और इसका जो सिस्टम है टाइफाइड का, ये बड़ी आंत में पायर्स पैचेस के साथ इसकी अटैचमेंट होती है इलियम पार्ट, इलियम में। इलियम दो होता है, एक इलियम होता है जो बोन के वाले से होता है, एक इलियम होता है जो कि बड़ी आंत का हिस्सा होता है। और वहाँ पे फिर जब ये अपनी जगह बना लेते हैं, फिर वहाँ से ये लिवर को इफ़ेक्ट कर देते हैं, स्प्लीन को कर देते हैं, फिर कोलन को कर देते हैं, फिर उसके बाद इवन के लेटेस्टली किडनी स्टोन जहाँ से डिटैच हुए हैं, वहाँ इसके अंदर भी उन्होंने इसको टेस्ट किया है, तो वहाँ से ये बैक्टीरिया जो है ये निकले हैं। यानी मकसद कहने का ये है कि टाइफाइड को हमारे पास जितनी वैरायटी मौजूद है ना, एलोपैथिक में मैंने स्टडी की है, देखता भी हूँ। एलोपैथिक में इसकी तमाम कॉम्प्लिकेशंस को रिकग्नाइज करने के बावजूद वो ख़ुद को हेल्पलेस ख्याल करते हैं। कैसे कि चाहे ज़हनी प्रॉब्लम साथ आ जाएं, चाहे किडनी की आ जाएं, चाहे इवन के गाल स्टोन्स। अब हम, मेरा ख्याल है कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं किसी के पित्ते की पथरी की, बड़ा ही रेयर, बड़ा ही कम ख्याल जाता है कि इसको टाइफाइड किसी वक्त में हुआ होगा, तो उसके बाद इसके बैक्टीरियाज की वजह से इसको गाल स्टोन बन गए। ठीक, पहली बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे दिमाग में होगा ही नहीं कि इसकी जो प्रेजेंस है उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो ट्रीट हमने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते ट्रीट। अब होम्योपैथिक में हमने ये देखना है कि सबसे पहले टेम्परेचर के हवाले से हमने कंफर्म ये कर लिया कि ये भी ये टाइफाइड की बज़ाहिर कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया आ गया लैब टेस्ट का। तीसरा हमारे पास आ गया हमारा सिम्टोमेटिक। अब हमारे पास सिम्टोमेटिकली कैंटरबरी में जब आप फीवर को खोलेंगे तो फीवर में आपको नज़र आएगा टाइफाइड के अंडर टाइफाइड कॉन्टीन्यूस फीवर और उसके साथ टाइफस फीवर। अगरचे टाइफस फीवर का जो ओरिजिन है वो और है, टाइफाइड का ओरिजिन वो और है। कॉन्टीन्यूड एक जनरल टर्म है, लेकिन इसके अंडर कैंटरबरी में ये आपको मिलेगा। उसके बाद बोरक में आपको फीवर में जाएंगे तो फीवर में भी आपको टाइफाइड के अंडर कॉन्टीन्यूस एंटेरिक फीवर के अंडर ये जो ना आपको मिलेगा। अब पहली बात ये है कि इसका ढूंढना, चलें ये हमारे पास 2-3 सोर्सेज हैं। कंसाइज लेबॉरेटरी में भी आ गया, उसमें भी आ गया, सिंथेटिक में तो 130 सम मेडिसिन है इसकी टाइफाइड की। अब हमने देखा ये कि हमारे पास एक ग्रुप आ गया जर्नल, उसके बाद इसकी जो सब कंडीशंस हैं वो आ गई। ठीक है जी, क्या करना है? हमने करना ये है कि हमारे पास मटीरिया मेडिकम मौजूद है, हम उसकी अलामतों को, जो उसकी बोल्ड लेटर्स की बोल्ड मेडिसिन है, उसको हम देखते हैं जब हमारे पास पेशेंट आ जाता है एक्यूट कंडीशन में। अब एक्यूट कंडीशन में केस टेकिंग सबसे अहम चीज़ है कि क्या हम इसके पेशेंट को उतना टाइम देंगे कि हम इसको ठीक कर सकें। जहाँ तक मैंने इसकी स्टडी की है, टाइफाइड के केस को हम सुपरफिशियली ट्रीट नहीं कर सकते। हम इसको सुपरफिशियली ट्रीट नहीं कर सकते। हमें जब इसको ट्रीट करना है तो हमें इसको पूरी ग्रिप रखते हुए ट्रीट करना पड़ना है, वरना ट्रीट नहीं होना इसने। वरना क्या होना है कि आपने समझना है कि लो जी मैंने इसको बैप्टीशिया दे दी है, मैंने इसको ये दे दी है, अब पेशेंट का बुखार उतर गया, बस ठीक है, उसका भी काम ख़त्म, आका भी ख़त्म। हमारे लोगों की जो ज़िद है ना ज़िंदगी के साथ, ये बड़ी अजीब है यहाँ की। इनकी मजबूरियाँ, इनकी ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि ये
अनट्रीटेड टाइफाइड के साथ भी काम करने से बाज नहीं आते, चाहे वो ख़वातीन है चाहे वो मर्द हजरात है। इतनी मतलब मजबूरी के साथ और इतनी ज़िद के साथ ये काम करते हैं कि करना ही पड़ता है, और ये करते भी रहते हैं चाहे उनका बेड़ा ही गर्क हो जाए। अब इसकी तफसील को अगर हमने संजीदगी के साथ देखना है ना, जो कि हमें ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कितनी शदीद हैं, तो हमें जाना पड़ेगा इसके कॉन्कॉमिटेंट्स पे। कहाँ पे जाना पड़ेगा? कॉन्कॉमिटेंट्स पे। कॉन्कॉमिटेंट आपको मिलेंगे बोरिक रिपर्टरी में मिलेंगे, और फीवर के अंडर और टाइफाइड के अंडर। टाइफाइड के बाद आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको कॉन्कॉमिटेंट्स की तकरीबन 25 कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम मौजूद है वहाँ पर। कॉन्कॉमिटेंट बजाते खुद सिम्टम होते हैं, लेकिन कॉन्कॉमिटेंट रिलेटेड विद द मेन सब्जेक्ट होते हैं। कैसे? आसानी के लिए जब आपको केस रेपर्टराइज करने का मौका मिले और ट्रीट करने का मौका मिले, तो आपके लिए गाइडलाइन क्या है? आखिर आपके पास टाइफाइड का पेशेंट आता है, इनके पास आता है, इनके पास आता है, जो केस आपके पास आएगा वो केस इनके पास नहीं आएगा, जो इनके पास आएगा वो उनके पास नहीं जाएगा। क्यों? इसलिए कि हर बंदे की जो इंटरनल कंडीशन है वो सोर्स के लिहाज से भी और सिम्टम के लिहाज से भी डिफरेंट होती। एक बंदा आता है, वो कहता जी मेरे पेट, सबसे पहली लामत आ कहता जी मेरे ढिड च पीड़ हो रही, मेरे पेट में दर्द है। मज़े की बात यह है कि मेडिकल हिस्ट्री में जब आप देखते हैं तो कमाल कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। वो कहते हैं जी इट मे बी एसिम्टोमेटिक, लिख देते हैं। उनका क्या लिख दिया उन्होंने कि ये बग़ैर अलामत के भी पॉसिबल है। इसका कैरियर जो इसके जरासीम को लेके चलता है, वो कहते हैं जी इवन आफ्टर 1 ईयर कैरियर पॉसिबल है विदाउट सिम्टम। ठीक है, अब इतनी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हमारे पास ये सब्जेक्ट मौजूद है। हम एलोपैथिक वाले बजाते खुद मेडिकल हिस्ट्री वाले, मेडिकल लाइन वाले बंदे हाईली जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की है अरकाम में, वो खुद कन्फर्म नहीं है इसकी कंडीशंस पे। तो अगर हम इतराफ़ करते हैं तो क्या मसला है? हमारे पास तो उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन है इसकी। कॉन्कॉमिटेंट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि टाइफाइड या फीवर या डायरिया विद, इनके पास एक पेशेंट आता है वो कहता है जी हेमोरेज विद, उनके पास एक पेशेंट आता है वो कहता है जी चिल्स विद, उनके पास एक आता है जी वो कहता है जी फिटीग विद, उनके पास जाता है वो कहता है जी स्लीपिंग विद, डिलीरियम विद। अब हमने फंस गए ना हम अपने टाइफाइड पे। जब तक हमारी ग्रिप पूरे तरीके से इन मेडिसिन के साथ नहीं हो जाती, कॉन्कॉमिटेंट्स हमारे काबू में नहीं आ जाते, हम किसी केस को टाइम नहीं दे पाते, तो हम इसको ऐसे ट्रीट कर ही नहीं सकेंगे जैसे इसका हक है। अब हमारे पास केस ऐसे आते हैं ज़िंदगी में, 10-30 साल का एक बंदा है, वो कहता है जी मेरे बाल गिर गए हैं, मेरे बाल डिग पे ने सारे। अब वो उसको भी भूल गया होता है कभी मुझे टाइफाइड हुआ था। तो आप उससे पूछते हैं, अगर आपको पता है तो पूछते हैं भाई कि आपको कभी टाइफाइड हुआ है? वो कहता जी हाँ जी मुझे हुआ था, उसके बाद ये काम हो गया। तो उस कॉम्प्लिकेशन में आप उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मरकसाल से बड़े अच्छे केसेस हो गए, आप उसको मरकसाल देते हैं, मरकसाल से उसकी वो अलामत ठीक हो जाती है। आपके पास कोई बंदा आता है, वो कानों की प्रॉब्लम लेके जाता है, चेस्ट फ्लूरेसी के साथ जाता है, किडनी स्टोन के साथ जाता है, किडनीज के साथ, किडनी इवन के किडनी फेलियर इसके साथ कंसर्न है, लिवर फेलियर कंसर्न है, स्प्लीन इसके साथ स्प्लीनोमेगाली कंफर्म है, इसके साथ गाल स्टोन्स हैं। इस सारा कुछ और बिलखसूस जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, साइकोजेनिक प्रॉब्लम जो हैं, इनका ताल्लुक प्रीवियसली गुजरे हुए टाइफाइड के कंडीशन के साथ लाजमन आ जाता है। अब अगर हमें कॉज के साथ, यानी कॉज के साथ हमें पता चल जाता है कि ये कॉज के साथ टाइफाइड के साथ अटैच है, तो हमारे लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा आसान हो जाती है निस्बतन। और अगर हमें नहीं पता चलता तो थोड़ी सी पेचीदगी आ जाती है। अब हमने अगर इस बात का कन्फर्म अंदाज़ा है कि रिपर्टरी में
कौन सी चीज़ कहाँ पे हमें मिल सकती है अपने सब्जेक्ट के हवाले से, तो हम बड़ी हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की। बाज़ औक़ात पेशेंट है जल्दी से बुखार उतार लेते हैं, नहा लेते हैं बुखार के दौरान, कई कुछ हो जाता है इस लिहाज से। तो टाइफाइड को जब भी हमने देखना है, एक मसला बहुत बड़ा हमारे साथ वो ये है कि हमारी एक ही मेडिसन मुख्तलिफ़ कंडीशन में मुख्तलिफ़ चीज़ों को पूरे तरीके से प्रेजेंट कर रही होती है। ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। मतलब इस बात का ये है कि अगर हम स्पेशली किसी एक सब्जेक्ट की ग्रिप रखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अकेला टाइफाइड ही इस कदर ज़्यादा फैला हुआ है कि शायद हम अगर स्पेशलाइज करना चाहें तो इसी भी कर जाएं। ठीक है, तो इसमें अगर आपके जहन में आप कोई सवाल है तो मज़ीद मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी, वो मैं बयान कर देता हूँ, आप पूछ लें मुझसे। आफ्टर इफेक्ट्स, टाइफाइड के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, कंट्रोल तो अक्सर हो जाता है, किसी न किसी शक्ल में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स पे आप कुछ रोशनी डालें। देखें जी, बुखार के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ कंसिडर होती है जिस जगह पे इसके जर्म्स जो हैं उनका अटैक है, जहाँ पे उनकी अटैचमेंट है वो हिस्सा। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा टाइफाइड के अमल से गुज़र गया, अब नेक्रोटिक फिनोमेना से गुज़र के उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें परफोरेशन हो गई, उनमें ज़ख़म हो गए, अल्सर्स हो गए। अब ज़िंदगी में जब भी वो बंदा बदपरहेज़ी पे जाएगा, सुरख मिर्च यूज़ करेगा, चने यूज़ करेगा, किसी अदर साइट पे जाके कोई होटलिंग करेगा, कोई ऐसा मामला पेश आएगा, अगर तो उसकी वो चीज़ कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई और उसकी इम्यूनिटी बहाल नहीं है, तो दोबारा से वो इसको स्टोमिक एक बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन कम बोलते हैं दुनिया में, इसको स्टोमिक एक ज़्यादा स्टोमिक एक का शिकार हो जाता है और उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है, उसको इवन के उसको फीवर रिलैप्सिंग भी हो सकती है। दूसरा काम ये है कि अगर एक बंदा ऐसी कंडीशन में चला गया है कि जो एक फुल ब्लूम और पीक पे टाइफाइड को भुगत चुका है, तो वो इस स्टेट पे चला गया एक मरतबा कि उसका जो अनकॉन्शियस हो गया, उसको जो बुखार के दौरान उसकी जो कंडीशन हो जाती है, ना उसको किसी बात की समझ लगती है, वो बिल्कुल यानी हज़यानी कैफियत में चला जाता है। तो ये एक मरतबा की जो डैमेजनेस है ब्रेन सेल्स की, ये भी किसी न किसी कमी की शक्ल में वक्त के साथ बाहर निकल आती है। उसके बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पे बड़ी हैरानगी की बात मैं आपको बताता हूँ, एक डॉक्टर जेम्स टाइलर कैंट की, वो कहता है कि इंसान का जो पार्ट इंटरनल वीक है ना, अगर उसको कोल्ड टेकिंग टेंडेंसी में ले जाए ना, तो मिसाल के तौर पे किसी बंदे का लिवर वीक है, ठंड लगती है उसको, तो इवन के कहाँ दूर लिवर है और कहाँ से ठंड गुजर के जाती है, वो कहता है उसका वो ऑर्गन उसकी ठंड को कबूल कर लेगा। यानी वीक पॉइंट, वीक पार्ट वो जगह है जो हर किस्म की चीज़ को एक्सेप्ट करने पे बड़ी जल्दी करती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादातर जो लिवर है वो आ जाता है, और लिवर के साथ आपको पता है कि ब्लड का सारा सिस्टम इसके साथ है। आपने ये भी पंजाबी में सुना होगा कि इसका खून बड़ा हौला है, हल्का खून वाला बंदा है। मतलब ये है कि इसमें जब जितनी ज़्यादा पेचीदगियाँ रही होंगी, उतना ज़्यादा वो जल्दी से इसकी प्रॉब्लम का गेन स्टार्ट हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन में है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, पैचेस हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या नाम है उसका, स्टमक का डिस्टर्ब रहना है, वेट का लूज़ होना है, और बालों का गिर जाना, आई साइट का वीक हो जाना, कानों का मसला बन, कोई भी प्रॉब्लम, यानी आप दूर तक जिसको कंसिडर कर सकते हैं ना कि बस हाल के तौर पर चेस्ट प्लेरेसी है, छाती में पानी पड़ जाना, आप कहते हैं यार है तो ये एंटेरिक फीवर, ताल्लुक तो इसका इंटेस्टाइन के साथ है, तो ये चेस्ट प्लेरेसी इसकी हो गई है, तो ये कैसे हो गई है, लेकिन ये हो जाती है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस में ही है। और हमारे पास इसकी कॉज में फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइफाइडिनम का जिक्र कर लेते, जब हम किसी डायरेक्ट रेमेडी पे नहीं पहुंच पाते
तो जाहिर है हमारे पास अल्लाह का शुक्र है सोर्सेज इतने भी मौजूद हैं कि हम उसको उस रूट से पकड़ सकते हैं जिस रूट की हमारे पास मेडिसिन मौजूद है, हम उसको दे के इसको क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सर आपने घुमाया कि टाइफाइड सुबह में होगा था, अगर 100 होता तो शाम को बाद जाकर 101 हो जाता, अगले दिन 102 होगा, ये सुबह और अगले दिन 102 होगा और शाम को 103 होगा। ना बढ़ेगा, वो कम नहीं आएगा। देखें जी, बुखारों की कंडीशन में आपको नाम बताता हूँ, इसके नामों में इसकी खसूसियात शामिल हैं। साथ बुखारों की जो डेफिनेशन है उसमें है इंटरमिटेंट, दूसरे हैं रेमिटेंट, तीसरे हैं कॉन्टीन्यूस, ठीक है, जिसमें हमने ये टाइफाइड को पढ़ा, कॉन्टीन्यूस है, उसके बाद हेक्टिक है, उसके बाद रिलैप्सिंग है। इन सब की कंडीशन में जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है ना, ये मेन है। मिसाल के तौर पे इंटरमीडिएट में चले जाते हैं। अब जब हम रिपर्टरी खोलेंगे, बुक खोलेंगे, तो हमें चूँकि आज का सब्जेक्ट हमारा है कॉन्टीन्यूस और टाइफाइड, इसलिए मैं बाकियों पे जाऊंगा तो ये तो रात पड़ जाएगी। मिसाल के तौर पे हम मलेरिया को और ये, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप एक्सक्लूड करेंगे रिपर्टोरियल वर्क को कि भाई ये ऐसी मेडिसिन है जिनमें टेम्परेचर रेज होता ही होता है, इसमें बेस लाइन पर जाता ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी मेडिसिन अपनी लेते हैं, वहाँ पे क्लेम होता है कि इवनिंग एग्रेवेशन, फीवर नाइटली, फीवर मॉर्निंग। आप जब मॉर्निंग फीवर पे जाते हैं और इवनिंगली आप एमुलेशन पे जाते हैं, इसका मतलब है वो आपकी मेडिसिन ही नहीं है। ये बड़ा वसी सब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए आपको बहुत बड़ा दिमाग चाहिए और केस टेकिंग पे टाइम चाहिए। फिर उसके बाद एक एक सिम्टम पे गौर करना है, फिर आगे चलना है। ज़िंदगी जो बचानी है किसी की, तो बचानी चाहिए।